गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। थर्ड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ब्रह्मपुत्र रिवर ट्रिब्यूटरीज। इसके पहले हमने भारत के अपवाह तंत्र में दो अपवाह तंत्र हम देख चुके हैं, एक सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और दूसरा हमने देखा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह तंत्र। पिछली क्लास में हमने गंगा नदी के राइट हैंड पे मिलने वाली सारी सहायक ट्रिब्यूटरीज और नेक्स्ट हमने देखा लेफ्ट हैंड पर मिलने वाली सहायक ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने चर्चा करी है। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है ब्रह्मपुत्र रिवर ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र रिवर ट्रिब्यूटरीज को लेके हम जो बात करेंगे उसमें हम विशेष करके जो हमारे जो 8 जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें फर्स्ट राज्य आता है हमारा सिक्किम, दूसरा है हमारा आसाम, तीसरा जो राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, चौथा जो राज्य है हमारा नागालैंड, पांचवा जो राज्य है वो मणिपुर है, छठा जो राज्य है वो मिजोरम है, सातवां जो राज्य है वो हमारा त्रिपुरा है और आठवां जो राज्य है वो मेघालय है। हम इन 8 राज्यों में जो ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमारा उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं या जो हम जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ये सभी राज्य, इन राज्यों में किस प्रकार आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आपका उत्तर पूर्वी जो भारत है उससे ये लगी हुई चाइना बॉर्डर है। चाइना बॉर्डर के साथ ही साथ ये दिखता हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी है जो उत्तर पश्चिम से लगा के उत्तर पूर्व और उसके पश्चात दक्षिण की तरफ ये मुड़ गई है। और इसी के साथ साथ इसी जो हमारे ये उत्तर पूर्वी राज्य है जिसमें नागालैंड, आसाम, मेघालय, इनमें भी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हमको देखने को मिलती है। ये संपूर्ण हिमालय जो है आपका इसी के सहारे सारा हमारा जो अपवाह तंत्र है ब्रह्मा नदी का, उसको हम देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपका जो हिमालय श्रेणी है वो पिछली स्लाइड में हमने देखा था 4 भागों में बटी हुई है। पहली जो श्रेणी है वो आपकी ट्रांस हिमालय श्रेणी है। ट्रांस हिमालय श्रेणी जो कि भारत के पार एक तरीके से देखें तो हम तिब्बत के और चाइना के बॉर्डर पे जो श्रेणी है वो उसको हम ट्रांस हिमालयन बाउंड्री कहते हैं। उसके पश्चात दूसरी जो श्रेणी है जिसको हम ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत हमारी जितनी भी चोटियां हैं, सर्वोच्च चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये सारी इसी में अवस्थित है। ये जो ग्रेटर हिमालय है उसमें हमारा नेपाल का उत्तरी भाग, सिक्किम का उत्तरी भाग, भूटान का उत्तरी भाग, अरुणाचल का उत्तरी भाग, ये सभी आते हैं। तीसरा जो हमारा हिमालयन रेंज है वो मिडिल हिमालय रेंज है जो कि उत्तर पश्चिम से लगा के आपकी उत्तर पूर्व तक फैली है। इसमें विशेष करके नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश का जो मध्य भाग है वो आता है। यहाँ पर विशेष करके जितने भी आपके पिकनिक स्पॉट्स हैं या पर्यटन स्थल हैं वो इसी मिडिल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इस मिडिल हिमालय में हमको कॉनिफरस जितने भी कौनधारी वन है वो इस मिडिल हिमालय में मिलते हैं। लश ग्रीन यहाँ पर कम मिलते हैं। इसके बाद जो चौथी जो श्रेणी है वो है हमारा फुटहिल्स हिमालय, या जिसको हम कहते हैं आउटर हिमालय भी हम इसको कहते हैं, जिसमें विशेष करके जो शिवालिक रेंज है वो आती है और विशेष करके नेपाल, सिक्किम, भूटान और जो अरुणाचल प्रदेश है, इन राज्यों का जो निचला जो भाग है वो इसके अंतर्गत, इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सी श्रेणी? आउटर फुट हिल्स, या हम इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। इसकी जो औसतन हाइट है शिवालिक हिमालय की वो लगभग 900 से लगा के 1000 मीटर तक
ही ऊंचा है, ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रांस हिमालय से नीचे की तरफ आते हैं ग्रेजुअली जो हाइट है वो डिक्रीज होती जाती है। और उसके पश्चात आपको यहाँ जो व्हाइट कलर में ये दिख रहा है ये है हमारा प्लेन लो लैंड वैली है, जो कि ब्रह्मपुत्र इस वैली भी इसको कहते हैं, जो संपूर्ण आसाम से लगा के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश तक ये वैली है वो फैली हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जो पूर्वांचल जो क्षेत्र है, जिसमें अलग अलग हिमालय रेंजेस, आउटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर फुटहिल्स के बाद ये जो आपका पूरा भाग है ये सब कहलाता है पूर्वांचल। पूर्वांचल जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमको, मैंने आपको ये सारी चीजें अभी इसलिए बताई कि हम ब्रह्मपुत्र रिवर नदी, ब्रह्मपुत्र के अपवाह तंत्र को देखने से पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि जो इसका फिजियोग्राफी है इस पूर्वांचल का वो किस तरीके से बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अभी इसको एक्सप्लेन किया। अगर हम इसको साइड व्यू देखें, किसका, जो आपका पूर्वांचल भाग है इसका साइड व्यू देखें, तो हम देखते हैं कि जो आपका तिब्बती क्षेत्र है, पूरा जो तिब्बत का पठार जिसको हम कहते हैं, ये तिब्बत का पठार है वो काफी ऊंचा क्षेत्र है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। इसका निर्माण आप सभी जानते हैं, इसका निर्माण आज से 10 से 50 मिलियन वर्ष पहले आपका गोंडवाना लैंड और जो लोरिशा अंगारा लैंड जो प्लेट्स थी वो हम कह सकते आपस में टकराई, आपस में एक दूसरे से टकराई, जिसके कारण इस आपका जो पठार है तिब्बत का पठार, इसका निर्माण है वो यहाँ पर हुआ है। और इसी के साथ साथ आपका हम देख सकते हैं ये जो तिब्बत प्लेटू है वो यूरेशियन और एशियन प्लेट के टकराने से ऊंचा उठा भाग है वो, तो इसका जो स्टिफ है इस, और इसी से हमारा जो हिमालय रेंजेस हैं इसकी भी उत्पत्ति है वो हुई है। तो वापस मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि ये जो भाग है आपका तिब्बतियन प्लेट है वो काफी ऊंचा है और काफी स्टिफ है। इसका जो ढाल है वो उत्तर दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं इस श्रेणी से, कहाँ से, विशेष करके आउटर हिमालय वाले रेंजेस से जो श्रेणियां निकलती हैं, नदियां निकलती हैं, वो बहुत स्पीड से हमारे जो राज्य हैं, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, इनमें ये नदियां हैं वो बहुत स्पीड से आती है। तो ये बहुत स्पीड से आने के कारण इनके साथ जो सेडिमेंट इकट्ठा होता है वो भी बहुत सारा अधिक होता है, और सारा सेडिमेंट ला के ये जो वैली है, लो लैंड वैली आसाम की, इसमें ये सेडिमेंट है वो बिछ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है इस उत्तर पूर्वी राज्यों में। अब हम बात करेंगे यहाँ के नदियों की, जिसमें जो फर्स्ट स्टेट लेते हैं हम, वो लेते हैं सिक्किम। सिक्किम भारत का भूटान और नेपाल के मध्य अवस्थित एकदम ऊंची चोटी पर देश है, जिसमें पहली नदी आती है तीस्ता। तीस्ता जो नदी है वो जो भूटान आपका जो तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत के जस्ट मतलब हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट पूरा उत्तरी सिक्किम से निकलती है ये नदी, और उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल और सिक्किम के मध्य सीमा बनाती हुई ये नदी है वो आगे जाके बांग्लादेश में प्रवेश करके जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें मिल जाती है। ये तीस्ता हिमालयन के सबसे ऊपर से निकलने वाली नदी है, सिक्किम की एक महत्वपूर्ण नदी है। साथ ही ये जो नदी है, जब हमने हमारा जो उत्तरी प्लेन, जब हमने बात करी थी उत्तरी प्लेन की, तो जो सीमा बना रही थी प्रादेशिक रूप से, जिसमें नेपाल हिमालय आता है, तो नेपाल हिमालय की सीमा जो है वो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य हमने इसको देखा था। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है सिक्किम की, वो है हमारी रंगित नदी। रंगत नदी जो है वो सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग से निकलती है, और ये नदी भी पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम के मध्य बॉर्डर बनाती हुई ये नदी थोड़ी दूर आकर आपकी जो तीस्ता नदी है उसमें मिल जाती है। यहाँ पर जहाँ पर ये तीस्ता नदी और ये दोनों मिलती है, यहाँ इसको त्रिवेणी कहा जाता है। ये जो त्रिवेणी है वो एक महत्वपूर्ण सिक्किम का पर्यटन स्थल भी है। और वापस
दोनों आगे मिलके आपके बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में आगे इससे मिल जाती हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है रांगपो नदी, जो आपका सिक्किम के ईस्टर्न भाग से निकलती है। ये तीनों नदियां पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर बनाती हैं और तीनों आपने पहले वाले इसमें देखा था, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। वो त्रिवेणी संगम इसी के कारण है, यहाँ पर रंगीत, तीस्ता और रांगपो नदी आकर मिलती हैं। तो ये करीब बात हमने हमारे सिक्किम राज्य में बहने वाली ये महत्वपूर्ण नदी किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं ये। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आपका तिब्बत का पठार, मध्य मिडिल तिब्बत के पठार से ये निकलती है। आंगसी ग्लेशियर नाम है जहां से ये नदी निकलती है। और आपने पिछली क्लास में जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र पढ़ा था उसमें हमने जो सिंधु नदी का उद्गम देखा था वो भी यहीं इसी के आसपास देखा था। देखिए, एक तरफ सिंधु नदी आपकी यहाँ से निकल के बहकर पश्चिम की तरफ जाती है और दूसरी तरफ हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आंगसी ग्लेशियर से निकल के पूरा आपका पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ जाती है। पूरे मतलब तिब्बत के पठार के मध्य से होकर ये नदी गुजरती है, जहां इसको तिब्बत में इसको यारलोंग सांगपो कहा जाता है। इस नदी को ब्रह्मपुत्र नहीं अपितु क्या कहा जाता है, यारलोंग सांगपो नदी के नाम से ये जानी जाती है। बिल्कुल स्ट्रेट तिब्बत के पठार के बीच में से ये बहती हुई ऊपर आपका नामचा बर्मा पर्वत आता है। यहाँ पर नामचा बर्मा पर्वत के इधर ये एकदम से यू टर्न लेती है ये नदी। यू टर्न लेके यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ चाइना और इंडिया का बॉर्डर लगता है, यहाँ एक बहुत बड़े गोर्ज का निर्माण करती है ये नदी और यू टर्न लेते हुए एकदम तीव्र गति से ग्रेजुअली ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद आपकी ये नदी यहाँ इस जगह पे असम स्टेट में अरुणाचल और असम का बॉर्डर बनाती हुई एकदम से असम का जो लो लैंड वैली है, प्लेन वैली है, इसमें प्रवेश करती है ये नदी। और उसके पश्चात यहाँ पर ये लखीमपुर, इसके पश्चात आपके कई जो आसाम के जो छोटे जिले हैं, लखीमपुर है, बांकोई है, इनसे गुजरते हुए ये बांग्लादेश में धुबरी के पास, बांग्लादेश में मतलब असम में धुबरी के पास बांग्लादेश में ये नदी है वो प्रवेश कर जाती है। और नीचे आप देखिए ये आपका बांग्लादेश राज्य आ जाता है। यहाँ पर आपकी जो तीस्ता नदी है वो आकर मिल रही है इससे। और ये आपका यहाँ पर यहाँ ये मेघालय और इसके बॉर्डर पे जो क्षेत्र है उसको धुबरी कहा जाता है और धुबरी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और उसके बाद इसमें आगे पद्मा नदी आके मिलती है। जब हमने गंगा नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा था तब हमने देखा था कि फरक्का के पास गंगा नदी दो ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, जिसमें एक पद्मा के नाम से बांग्लादेश में और दूसरी हुगली के और भागीरथी नाम से कोलकाता शहर में होते हुए सागर द्वीप के पास गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सारा जो अपवाह तंत्र अभी हमने देखा, ये अपवाह तंत्र आप देखिए कितना लंबा रास्ता क्रॉस कर कर नदी है वो हमारे इंडिया में आती है। ब्रह्मपुत्र एक तरीके से नदी नहीं है, इसके अगर इसके स्वरूप को देखा जाए तो एक विशाल समुद्र की तरह दिखती है ये नदी। और इस तरीके से पूरा आसाम को कवर करती हुई ये नदी है वो बांग्लादेश के अंदर धुबरी के पास बांग्लादेश में पद्मा नदी के आगे ये मिल जाती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदियों में हम जो बात करेंगे इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक नदियों में वो बात करेंगे सिक्किम के बाद जो बात करते हैं वो हम बात कर रहे हैं अब असम राज्य की। असम राज्य आपका जो ये रेड कलर की बाउंड्री है ये पूरा आपका असम राज्य है, ठीक है। इस असम राज्य में कई सारी नदियां अरुणाचल प्रदेश से आके बहती हैं तो कई सारी आपकी नागालैंड और यहाँ आके मिलती है। ये
पूरी देखिए बिल्कुल असम के मध्य में से होकर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो गुजर रही है। इसमें सबसे पहली नदी की हम जब बात करते हैं तो पहली नदी आती है सुबनसरी। सुबनसरी नदी है वो पहली प्रमुख नदी है सहायक नदियों में, जो कि इस गंगा रिवर के कहाँ से आके मिल रही है, गंगा सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी के ये आपका पोर्शन हुआ राइट हैंड साइड। ये सारी राइट हैंड साइड पर आकर मिलने वाली नदियां हैं, जिसमें पहली जो नदी है वो है सुबनसरी। ये तिब्बत हिमालय से निकलती है, ये नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और यहाँ से निकलकर ये धीरे धीरे बहती हुई असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती हुई लखीमपुर जिले में ये असम के प्रवेश करती है और लखीमपुर के आगे ये आगे चल चल के ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर मिल जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है कामेंग। देखिए ये सारी नदियां अभी हम उन्हीं नदियों की चर्चा कर रहे हैं जो इसके बाईं ओर से आके दाईं ओर से राइट हैंड साइड से आके मिल रही है, क्योंकि इसका अपवाह तंत्र ये है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो असम और अरुणाचल प्रदेश की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। कामेंग ये कामेंग नदी का उद्गम इसका उद्गम भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से है। तिब्बत बॉर्डर से ये नदी निकलती है। साउथ में अरुणाचल प्रदेश में ये बहती हुई है साउथ डायरेक्शन में, और असम में ये सोनितपुर जो जिला है वहां पर ये बॉर्डर बनाती है असम के सोनितपुर जिले से, और उसके बाद उसमें आके तेजपुर जो शहर है उसके पास आकर इसमें मिल जाती है। यहाँ पर सोनितपुर और तेजपुर के मध्य एक रिजर्वियर है, पेक टाइगर रिजर्वियर, पेक, ठीक है, आप याद रखिएगा, पेक टाइगर रिजर्वियर है जिसमें से होके ये कामेंग नदी है वो गुजरती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है बेकी। देखिए जो बेकी जो नदी है ये आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। बेकी जो नदी है वो उत्तरी भूटान से निकलती है, उत्तर पूर्वी भूटान से यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट साउथ में बहती हुई ये नदी असम बॉर्डर का जो नलबारी जिला है वहां पर प्रवेश करती है, और थोड़ी सी असम में बहने के बाद आगे ये देखिए ये जो पूरा रेड कलर का बॉर्डर है ये सारा असम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिसमें आपकी भूटान से निकलकर सीधी ये नदी है वो कहाँ प्रवेश करती है, असम में। आप एक बात ये भी ध्यान रखिए कि असम जो राज्य है उसका बॉर्डर भूटान देश से भी लगता है। अरुणाचल प्रदेश से भी यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश से इसका बॉर्डर लग रहा है, इधर की साइड सिक्किम से भूटान का बॉर्डर लगता है, और यहाँ आपका किससे लग रहा है, नेपाल से। तो ये नदी भी आपकी उत्तर तिब्बत पठार से निकलकर भूटान से निकलकर आपकी लो लैंड वैली, ये पूरी देखिए ये जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है ये पूरी जो व्हाइट कलर है ये वो लो लैंड वैली है जो नदी के अपर्दनों से ये पूरा एरिया प्लेन हो गया है। ये असम का बहुत ही फर्टाइल लैंड है और इसी एरिया में हर साल असम में बाढ़ आती है, क्योंकि देखिए जितनी भी नदियां आ रही हैं वो बहुत तीव्रता के साथ क्योंकि ये आपका ये जो भाग है वो बहुत ऊंचा है, इस ऊंचाई से नदियां एकदम तीव्रता से इस लो लैंड में प्लेन एरिया में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण यहाँ हर साल बाढ़ें आती है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नदी है वो है मानस। मानस जो नदी है आपने सुना होगा, मानस असम में नेशनल पार्क भी है जिसमें आपके जो गैंडे होते हैं वो पाए जाते हैं। मानस हिमालय जो रेंज है उसके ये सदर्न भूटान से निकलती है। देखिए ये सारा हिमालय रेंज वाला एरिया है जिसमें आउटर, ग्रेटर, मिडिल, लोअर ये सारे हिमालयी भाग हैं वो आते हैं। तो ये मानस नदी भूटान के बिल्कुल साउथ भूटान और असम के बॉर्डर से निकलती है, और ये नदी मियांडर बनाती हुई लगभग जो असम और भूटान का बॉर्डर है उस पर मियांडर बनाती है, 75 किलोमीटर तक इस तरीके से मियांडर बनाती हुई ये नदी है वो आगे जाकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट जो पांचवी रिवर है वो है गदाधर, या इसको संकोश नदी भी कहा जाता है। गदाधर नदी भी भूटान के उत्तरी भाग से या तिब्बत के पठार के उत्तरी भाग से निकलती है, और
ये बहती हुई आपका नेपाल और हिमालय का बॉर्डर बनाती हुई आगे जाके ये यहाँ पर लो लैंड वैली में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये विशेष करके पश्चिम बंगाल का बॉर्डर भी बनाती है ये नदी। इस यहाँ से असम का बॉर्डर बनाती है और इस तरफ से पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद बॉर्डर बनाती हुई असम और पश्चिम बंगाल के बीच कौन सी नदी बॉर्डर बना रही है? आपकी गदाधर या संकोच नदी। और उसके बाद आके आपके इसमें जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें यहाँ आकर ये नदी है वो मिल जाती है। छठी जो नदी है वो है आपकी दिहांग नदी। दिहांग जो नदी है ये ईस्टर्न जो हमारा ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। यहाँ से दिहांग नदी का उद्गम स्थल है पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से, या हम कह सकते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी, और वेस्ट में बहती है और दिहिंग मुख के पास ये असम जिले में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये असम जिला स्टार्ट हो जाता है, असम राज्य स्टार्ट हो जाता है, दिहिंग मुख के पास ये असम में मिल जाती है। इस नदी की ये खासियत है कि ये नदी इस तरीके से मियांडर बनाती है। देखिए मियांडर में क्या होता है, नदी के पास इतना ज्यादा सेडिमेंट होता है कि ये जब बहती है, इसको ऑक्सबो झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील या यू शेप लेक भी कहते हैं, जिसमें नदी अपने इतना अधिक मियांडर कभी कभी नदी बना देती है कि उसका वो मियांडर वाला भाग है वो ये वाला कट जाता है और नदी अपना वापस यहाँ से रूट बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये देखिए एक अपने आप में अलग सा मियांडर बना हुआ है, तो उसको कहते हैं हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, मियांडर भी कहते हैं, और यू शेप वैली, उसको यू शेप्ड लेक भी हम उसको कहते हैं, जो मेन रिवर से कट जाता है, एकदम से अलग हो जाता है। इतना मतलब मियांडर इतना कर्व ले लेती है नदी के, जो अपना मेन रूट है उससे वो अलग हो जाती है। तो जो दिहांग नदी है इसकी खासियत है कि ये पूरा मियांडर बनाती है। इस कहाँ पर? असम में मियांडर बनाती हुई ये दिहांग मुख के पास यहाँ पर असम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने असम राज्य में बहने वाली असम और अरुणाचल प्रदेश से निकलकर यहाँ असम में मिलने वाली इन 6 महत्वपूर्ण नदियों को देखा, जिसमें पहली सुबनसिरी, दूसरी थी कामेंग नदी, तीसरी थी बेकी नदी, चौथी है आपकी गदाधर संकोच नदी, और पांचवी थी मानस नदी। ठीक है, और छठी है आपने अभी देखा दिहांग नदी। ये सारी देखिए निकल कहाँ से रही है? अधिकतर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के पठार से निकल रही है ये नदियां, या भूटान से निकल रही है और मिल रही है सारी इस लोलैंड वैली में, असम में ब्रह्मपुत्र से। अब आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की नदियों की। देखिए अरुणाचल प्रदेश की नदियों में हमने वैसे तो सुबनसिरी और कामेंग की बात कर चुके हैं, क्योंकि ये नदियां असम में प्रवेश करके असम में आके ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो ये असम का भी पार्ट है, साथ ही साथ आपकी अरुणाचल प्रदेश का भी ये नदियां है वो पार्ट है, क्योंकि इनका उद्गम जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। कामेंग, सुबनसिरी और दिबांग, ये 3 नदियां हमने पढ़ी। अब हम चौथी जो नदी की बात करते हैं वो है आपकी दिबांग नदी। यहाँ हमने दिहांग देखा था, ये है दिबांग, इसको आप ध्यान रखिएगा। दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सभी नदियों के बारे में वैसे कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी किस दिशा से आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, तो जो दिबांग है ये इंडो चाइना बॉर्डर है यहाँ पर आपका। ठीक है, ये पूरा यहाँ इस तरफ चाइना है और यहाँ इस तरफ इंडिया, इसीलिए हमेशा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में यहाँ पर चाइना है वो घुसपैठी कहता है। तो इंडो चाइना बॉर्डर से ये नदी निकलती है। ये नदी जो है वो मिशमी हिल्स को क्रॉस करती है। जो मिशमी हिल्स है वो कहाँ है? आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मिशमी हिल्स को क्रॉस करके एकदम से ये नदी है वो प्लेन एरिया में प्रवेश करती है, बोमजीर और सदिया के पास। बोमजीर और सदिया जो क्षेत्र है ये प्लेन एरिया है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है एकदम। या ये जो भाग है विशेष करके ये मिशमी हिल्स वाला काफी ऊंचा भाग है, तो नदी बहुत स्पीड से आके इस बोमजीर और सदिया वाले प्लेन एरिया में प्रवेश करती है। तो ये नदी है वो अक्सर यहाँ के जो कल्टीवेटेड जो कृषि
क्षेत्र है या जो वन क्षेत्र है उसमें बाढ़ ला देती है ये नदी। कौन सी? दिबांग नदी। नेक्स्ट जो नदी है छठी वो है लोहित नदी। ये नदी भी इंडिया चाइना बॉर्डर से निकलती है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से। इसको ईस्टर्न, यहाँ वैसे तिब्बत का पार्ट है पर तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंडो चाइना बॉर्डर। ठीक है, यहाँ इस नदी को जायु नदी के नाम से जाना जाता है ईस्टर्न तिब्बत में। और उसके बाद ये इंडिया में काहू गांव के पास अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ती हुई ये नदी जो है, यहाँ पर ये लोहित का रूप दे रखा है, काहू गांव के पास प्रवेश करती है। और उसके पश्चात ये जो नदी है वो परशुराम कुंड के पास प्लेन एरिया में प्रवेश करती है। और उसके बाद असम में आकर इस असम बॉर्डर के पास ये कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने आज 8 नदियों की चर्चा करी, जो विशेष करके जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इस ब्रह्मपुत्र रिवर के कहाँ से आके मिलती है? बाईं तरफ से, राइट हैंड साइड से आके मिलती है। और कुछ इसके उत्तरी पूर्वी भाग से आकर मिलती है, जिसमें विशेष करके हमने चर्चा करी सुबनसिरी की, कामेंग की, बेकी, मानस, गंडसर, इन सभी नदियों की हमने चर्चा करी। आगे आने वाली क्लास में हम अभी और चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हमने 3 स्टेट्स देखे हैं। एक हमने सिक्किम देखा, सिक्किम स्टेट में बहने वाली जो नदियां थी उसमें हमने देखा 3 महत्वपूर्ण नदियां थी सिक्किम में, वो थी तीस्ता, रंगीत और रंगपो। ये तीनों नदियां आपकी बांग्लादेश में आके ये बहती है पश्चिम बंगाल से, और उसके पश्चात बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। उसके पश्चात हमने चर्चा करी असम स्टेट की, असम राज्य से में आकर मिलने वाली नदियां, जिसमें सुबनसिरी, कामेंग, बेकी, मानस और छठी थी हमारी जो नदी थी वो थी गदाधर नदी या संकोच नदी। और इधर से हमने जो नदियों की चर्चा करी उत्तर पूर्वी भाग में, वो थी दिहांग और नीचे थी आपकी दिबांग, दिहांग, दिबांग, और अंत में हमने जिसकी चर्चा करी थी वो ही थी लोहित। ये 3 नदियां थी उत्तर पूर्वी भाग में, जिसमें दिबांग थी, यहाँ लोहित थी और तीसरी थी आपकी दिहांग नदी। तो ये 3 स्टेट्स हमने कवर किए हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहने वाली नदियों की भी बात करेंगे। ये सारी नदियां इन सभी उत्तर पूर्वी पहाड़ियों से निकलकर अंतिम में इस लो लैंड वैली जो असम वैली है ब्रह्मपुत्र की, इसमें आके मिलती हैं। परंतु कुछ नदियां जैसे आपकी त्रिपुरा और मणिपुर से निकलने वाली कुछ नदियां आके आपकी बांग्लादेश में भी मिलती हैं। तो आगे आने वाली क्लास में हम और चर्चा करेंगे। थैंक यू।